इससे पहले के लेक्चर में आप हमने मर्चेंट बैंक के फंक्शन के बारे में आपको बताया था, तो लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में हमने बताया था उसको एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर आगे इसी फंक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। उनको अच्छे से सुनिए। द लार्ज वैरायटी ऑफ फंक्शंस और एक्टिविटीज़ और सर्विसेज परफॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स कैन बी स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हम बात करते हैं मर्चेंट बैंक के फंक्शन को हम कहीं कहीं माने एग्जामिनेशन पूछ दिया जाए, पूछ देता है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ द मर्चेंट बैंकर, तो उसको फंक्शन ही मानिएगा, या फंक्शन को कहीं जगह सर्विस ही माना जाता है, सेवा भी। तो फंक्शन एक्टिविटीज़ और सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। तो हम थोड़ा जो इससे पहले के लेक्चर में हम जो फंक्शन के बारे में कुछ जो स्टार्टिंग के पॉइंट को हम बताए थे उसको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद इसी लेक्चर को हम मर्चेंट बैंक के फंक्शन में कंटिन्यू करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने बताया था कारपोरेट काउंसलिंग, इसको थोड़ा शॉर्ट में फिर समझा दे रहे हैं, सुनिए। द सर्विस इज यूजुअली प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज टू a corporate unit. Merchant bankers render advice to corporate enterprises from time to time in order to improve performance and build better image or reputation among investors and to increase the market value of its equity share. देखिए, ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनियां होती हैं या कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर हैं, उनको इन्वेस्टर के बीच में अपनी इमेज कैसे बिल्डअप करनी पड़ती है। तो इसमें जो है इन कंपनियों को मर्चेंट बैंक के एक्सपर्ट जो हैं अपने एडवाइस द्वारा उनको जो इमेज है या उनके जो कंपनियों की गुडविल है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई सिक यूनिट है या कंपनी कोई घाटे में चल रही है, तो उसको नुकसान कैसे कम करना पड़ता है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट है या कौन सा पार्ट है उसको हमको क्लोज करना है, या कितने टाइम तक चलाना है। तो ये काम जो है मर्चेंट बैंक जो है अपने एक्सपर्ट के थ्रू कंपनी को देता है। तो इसको बोलते हैं कारपोरेट काउंसलिंग, यानी कंपनियों की काउंसलिंग। कंपनियों की काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि कैसे कंपनी को इम्प्रूव किया जाए। मान लीजिए कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, उसको बैकवर्ड एरिया में कोई कंपनी खोलनी है, तो उसका कितना प्रोजेक्ट होगा, उससे क्या कॉस्ट होगी, कैसे लोन लिया जाएगा, लोन का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ये सब सारी एडवाइस जो है मर्चेंट बैंकर भी अपने एक्सपर्ट के द्वारा वो एंटरप्रेन्योर को देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी हमने अपने पहले के लेक्चर आपको बताया था, तो वो सेकंड पॉइंट आपका है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। इसको भी समझिए। प्रोजेक्ट काउंसलिंग इज ब्रॉडली कवर द स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज ऑन द प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड प्रोसीड्यूरल स्टेप टू फॉलोइंग फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट काउंसलिंग, जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, कोका कोला जो है यूपी में जब अपना प्रोजेक्ट बैठाया, तो किस एरिया में उसको काम करना था। आपको याद होगा करीब 80-90 के आपके दशक में कोका कोला जो है भारत से बैन हो गया था। करीब 2000 के बाद जो है जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो कोका कोला को फिर अपने देश में लाया गया। और आज देखिए, ये जो कोक कंपनी है पूरे भारत में हर जगह इसकी डिमांड है, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। तो ये समझाइए, अरबों खरबों का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट तो ये अपने प्रोजेक्ट की काउंसलिंग कोई ना कोई एक्सपर्ट से करवाता है कि भारत में किस मेन शहर में हमको लॉन्च करना है। और उसके लिए मर्चेंट बैंकर से बड़ा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप ये ध्यान रखिएगा, जितने भी भारत के नेशनलाइज बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, सभी जो हैं बैंक जो हैं अपने यहाँ एक मर्चेंट बैंकर की भी यूनिट खोले हैं। वहाँ इनका पूरा ऑफिस है, सारे एक्सपर्ट बैठते हैं। तो कोई इंडस्ट्रीज या कोई इंडिविजुअल भी जाके अपने बारे में उनसे एडवाइस ले सकता है। तो कोई मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसकी काउंसलिंग करना है। ये प्रोजेक्ट 3 साल का हो या 10 करोड़ से 20 करोड़ भी आ सकता है या कम भी हो सकता है। तो इस बारे में जो है मर्चेंट बैंकर एक्सपर्ट जो है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस समय पर देते रहते हैं। या अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये हम बात कर रहे हैं मर्चेंट बैंकर के फंक्शन और एक्टिविटीज़ और सर्विस। तो हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज। अब समझिए,
merchant banks render different capital restructuring services to the corporate unit depending upon the circumstances a particular unit is facing. It may include the following services. तो समझिए इसको ध्यान रखिएगा ये कि व्यापारी बैंक जो है कॉर्पोरेट यूनिट को उनकी परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पूंजी पूर्ण संरचना की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह सर्विस किस प्रकार की होती है, इसको ध्यान आगे समझिए। पहला ये बता रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट यूनिट टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। फिर सेकंड बता रहे हैं इन केस ऑफ बोनस इशू इट हेल्प द क्लाइंट इन प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम फॉर कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू ब्रैकेट में CCCI एंड इन ऑब्टेनिंग हिज कंसल्टेंट। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं फॉर सिक्स यूनिट्स इज सजेस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर विच विल help the unit in revival. It also advised to the extent and means of bringing fresh capital into business. Next इसका पॉइंट है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का, वो आपका फोर्थ है मर्चेंट बैंकर आल्सो रेंडर एडवाइस ऑन मर्जर टेक ओवर्स एंड एमलगमेशन एंड हेल्प इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ फिर नेक्स्ट आपका है मर्चेंट बैंकर आल्सो आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ diversification of the existing production system and suggest various strategies to within the structure of the capital base accordingly। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पूंजीकरण सीमा निर्धारण के लिए जो कॉर्पोरेट इकाई की पूंजी संरचना का परीक्षण हम किस तरह करेंगे। हाँ, मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट यूनिट है, हाँ, उसका पूरा जो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करना है तो कैसा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट इनका पॉइंट है ये हम आपको यहाँ हिंदी में बता रहे हैं बोनस निगम के लिए ये कस्टमर को अपने कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू तैयार करने और नियंत्रण की स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। मान लीजिए किसी कंपनी को बोनस इशू करना है तो उसके लिए आपको है CCI से परमिशन लेना है। परमिशन के लिए क्या करना होता है, तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तो यहाँ पे जो है मर्चेंट बैंकर जो है इन कंपनियों को इस प्रकार से भी एडवाइस देता है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं मान लीजिए कोई कमज़ोर यूनिट है तो उसको किस तरह ठीक किया जाए, तो वहाँ पे कैसे कैपिटल का स्ट्रक्चरिंग होगा इसको भी वो समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मर्चेंट बैंकर है, कोई कंपनी है, उसका अमेलगमेशन करना हो या मर्जर करना हो या टेक ओवर करना हो तो कैसे किया जाए किसी कंपनियों को, तो इसके बारे में जो मर्चेंट बैंकर जो है अपने एक्सपर्ट के द्वारा इन कंपनियों को वो सक्सेसफुली जो एडवाइस देता है। फिर मान लीजिए बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है कि व्यापारी बैंक। देखिए कहीं हिंदी में मर्चेंट बैंकर को व्यापारिक बैंक बोलते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए व्यापारी बैंक वर्तमान उत्पादन प्रणाली के विविधीकरण क्षेत्रों की पहचान करते हैं तथा उनके अनुसार पूंजी आधार के विस्तार व पुनर्संरचना के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का सुझाव देते हैं। मान लीजिए कोई नया प्रोडक्शन है, नया प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, उसको किस तरह मार्केट में लाना है, कब लाना है। हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसमें कंपनियों का किस तरह कैपिटल का रीस्ट्रक्चरिंग करना है इसके बारे में जो है परफेक्ट जो है मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट को ये बेस्ट आइडिया देता है। तो ये आपने देखा कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का किस तरह ये अपने कंपनियों को ये आपको पॉइंट। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर, यानी क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए ये समझ आइए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर का। हाँ, ये अपने क्लाइंट को उनका पोर्टफोलियो किस टाइप का होगा। पोर्टफोलियो में कोई आपके बिजनेसमैन भी आ सकते हैं, कोई आपके नौकरी पेशा वाले भी आ सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी आ सकते हैं, इवन गवर्नमेंट भी आ सकती हैं। तो पहले समझिए व्हाट डू मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Merchant banker offer service not only to the company issuing the security but also to investor. They advise their clients, mostly institutional investor, regarding investment decision to the quantum of amount of security and type of security in which
इन्वेस्ट। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि आपका पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, बायोडाटा की बात करते हैं कि बायोडाटा में आप जानती हैं पूरा हम लोग का डिटेल में होता है, क्या नाम है फादर, क्या नाम है, क्या बिजनेस करते हैं, क्या एड्रेस वगैरह वगैरह। तो इसी तरह कि आप सेम रहेगा, क्या नाम है, क्या बिजनेस करते हैं, क्या सैलरी है, हाँ, आप कितना सेविंग करते हैं, उस सेविंग को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, आपका शेयर में इन्वेस्ट करेंगे कि आप मर्चेंट की किसी कंपनी के एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो है वो ये जो अपने क्लाइंट को ये उनका एक पोर्टफोलियो बना देगा कि हमको हर महीने 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है। तो कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ जो है आपका पोर्टफोलियो में आता है। इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्लाइंट को वो उसका एक ढंग से एक सिस्टमेटिक जो है ढंग से वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तैयार करवाता है, और उसमें शेयर में इन्वेस्ट करना कि कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में वो डिटेल में बताता है। तो आगे समझिए, मर्चेंट बैंक्स रेंडर नेसेसरी सर्विस टू द इन्वेस्टर बाय एडवाइजिंग on the optimum investment mix, taking into account factor like कैसे कहा किस क्षेत्र में एडवाइस देता है, कैसे एडवाइस देता है, वो आपका निम्नलिखित एज ए फॉलो। तो पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फिर नेक्स्ट आपका है टैक्स ब्रैकेट अप्लीकेबल टू द इन्वेस्टर, फिर नेक्स्ट है नीड फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, फिर नेक्स्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सेट्रा। कि आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमको अपने कोई मकान खरीदना है, या कोई एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है अपने बच्चों के लिए, या तो हाँ अगर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हमको 10 साल का इन्वेस्टमेंट, 10 साल की इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल की करना है कि 5 साल की करना है। ये उसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल वो क्लियर करवाता है अपने क्लाइंट से मर्जर कर। फिर नेक्स्ट ये कर रहे हैं टैक्स ब्रैकेट अप्लीकेबल टू द इन्वेस्टर, पैसा हम लगा रहे हैं तो कितना हमको टैक्स का कंसेशन मिलेगा, ये भी ध्यान रखता है अपने क्लाइंट का मर्चेंट बैंक का। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नीड फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, हमको जो रिटर्न है हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो ये इस बात का ध्यान भी जो है मर्चेंट बैंकर रखता है। इसी बात को ध्यान में रख के अपने क्लाइंट को वो एडवाइस देता है कि आप इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करिए, यानी इस एरिया में अपना पैसा लगाइए। फिर बात कर रहे हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, जो आपकी पूंजी है वो लगातार कैसे कंटिन्यू बढ़े। आपने आज 50,000 लगाया है, कल आपका वही पूंजी बढ़ेगा 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, और फिर उसको फिर इन्वेस्ट कर दें। तो इस बारे में भी वो बेहतर आइडिया जो है एक मर्चेंट बैंक के लिए अपने क्लाइंट को देता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर आगे समझिए इसी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट ये कह रहे हैं मर्चेंट बैंकर्स इवन अंडरटेक द फंक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी फॉर देयर क्लाइंट so as to provide them portfolio management services. Some merchant bankers are managing mutual fund and offshore fund also. अपने ये क्लाइंट का वो क्या करता है, कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है, कब उसको बेचनी है, इसके बारे में वो उनको एडवाइस देता है। और हाँ ठीक है, अगर आपको शेयर में पैसा नहीं लगाना है तो आपको किस म्यूचुअल फंड में, किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में अपने क्लाइंट को वो एडवाइस देता है। फिर कुछ और सर्विस के बारे में बता रहे हैं। सर्विस टू इंडियन नेशनल्स, मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस टू द इंडियन नेशनल इन द फॉर्म ऑफ टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, टू इन्वेस्टिंग एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, trust funds, pension funds and provident fund in investment and their review, safe custody of security in India and overseas, other investment advisory services। जो हमने आपको पहले बताया है वो इस तरह ये समरी है कि कौन सी आपको सिक्योरिटी खरीदनी है और किसको बेचनी है, हाँ कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब बेचना है, आपका
कि मान लीजिए कि आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना है तो किस कंपनी में या किस बैंक में लगाना है। हाँ, अब मान लीजिए अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो टैक्स फंड में आपको पैसा लगाना है कि पेंशन फंड में पैसा लगाना है या किसी और फंड में पैसा लगाना है, तो म्यूचुअल फंड के केस में भी मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता है। ये सारी बातें जो है एप्लीकेबल केवल हम अपने लोग के बारे में बात करें। अब मान लीजिए जैसे बात करते हैं एनआरआई, जो हम विदेशी मुल्क के लोग हैं, जिसको बोलते हैं सर्विस टू नॉन रेसिडेंट इंडियन, उनके बारे में मर्चेंट बैंकर जो है किस तरह की एडवाइस देता है, इसको भी समझिए। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल रिसोर्सेज फॉर बीइंग इन्वेस्ट इन इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव टू नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRIs and PINs and person of Indian origin resident abroad, PIORA. Merchant banker provide special service on this account to encourage the NRI to invest their saving in India industry. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो NRI होते हैं वो उनका पैसा जो है हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे। हाँ, यानी जो देखा जाए जो फॉरेन कैपिटल है हमारे देश में इन्वेस्ट हो, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है इन म्यूचुअल फंड कंपनियों के माध्यम से उनको अट्रैक्ट करती है और तमाम तरह की उनको सुविधाएं देती हैं। तो दे सर्विस इंक्लूड एडवाइस टू सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि वो एडवाइस देते हैं हाँ कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और फिर इसको किस तरह उसको इवैल्यूएट ये चेक करना है। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं इसको सिक्योरिंग अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर द परचेस ऑफ द सिक्योरिटी। मेन बात है कि अगर हम NRI हैं तो हमारे यहाँ पे हमको कोई भी सिक्योरिटी खरीदनी हो बेचनी हो तो RBI से हमको परमिशन लेना मस्ट होता है। फिर बात करते हैं फिर मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स एंड कंप्लाइंग विथ सेलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है, कोई कंप्लाइन आती है उसके बारे में भी हमको RBI को खबर करना है। तो ये सारी चीज़ जो हैं और तरह की ये जो एडवाइस होता है अपने एक क्लाइंट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के माध्यम से जो है, वो चाहे हम इंडियन हो या NRI हो, कैसे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये मर्चेंट बैंकर जो है अपने एक्सपर्ट के द्वारा हम लोग को ये बेहतर एडवाइस देता है, ताकि जो हम लोग का पोर्टफोलियो हो वो ढंग से लॉन्ग टर्म के लिए बन जाए, ताकि हमको मान लिए कहीं भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमको फ्यूचर में पैसे की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग का। तो नेक्स्ट का फंक्शन है इश्यू मैनेजमेंट। अब समझिए क्या होता है इश्यू मैनेजमेंट। तो हम बात कर रहे हैं, अगर अर्ली हम बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ ए मर्चेंट बैंकर हैड बीन मेनली confined to the management of new public issue of corporate security by newly formed company, existing company, further issue and foreign company in duration of equity and equity as required under। जो कंपनी वर्तमान में एग्जिस्टिंग कर रही है या कंपनी को या मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, हाँ, या मान लीजिए कोई नया IPO आने वाला है, तो उसके बारे में उसको किस तरह का वो IPO आएगा, मान लीजिए इसको किस तरह राइट इशू करना है तो कैसे करेगी, इस बारे में जो अपना एडवाइस जो है अपने वो क्लाइंट को देता है। आगे समझिए इसको, हाँ, कि इन दिस कैपेसिटी द मर्चेंट बैंकर यूजुअली एक्ट एज ए स्पॉन्सर ऑफ इशूज, दे ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू CCI नाउ SEBI एंड प्रोवाइड ए नंबर ऑफ अदर सर्विसेज टू इंश्योर सक्सेस इन द मार्केट ऑफ सिक्योरिटी। अब देखा जाए, देखिए अगर हम बात करते हैं, पहले देखिए तमाम तरह की दिक्कतें आती थी जब से सिक्योरिटी मार्केट में SEBI का जन्म हुआ है, यानी SEBI ने अपना पैर जमा लिया है। तो आज आप देख रही हैं कि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड हैं। हाँ, अब उनका पैसा डूब नहीं सकता क्योंकि SEBI एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ हो गया है सिक्योरिटी मार्केट का। तो कोई भी कंपनी, चाहे आपका न्यूली कंपनी हो या आपका कंपनी पहले से फॉर्म कर रही है, उसको कैसे इशू करना है इस बारे में जो है उसके मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट को एडवाइस देते हैं। जो किस प्रकार की सर्विस वो एडवाइस देते हैं को समझिए। द सर्विसेज प्रोवाइड बाय देम इंक्लूड
प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान एंड बजट टू एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इशू। तो ये कह रहे हैं कि कंपनी का कैसा प्रोस्पेक्टस होगा, प्रोस्पेक्टस को तैयार करने के लिए क्या क्या करना होगा, और फिर उनका प्लान क्या होगा, उनका बजट क्या होगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड ब्रोकर अंडरराइटर एंड अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। किस कंपनी के माध्यम से, किस बैंक के माध्यम से कौन ब्रोकर होगा, कौन अंडरराइटर होगा, इनका भी सिलेक्शन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, ब्रोकर एंड बैंकर टू द इशू। फिर नेक्स्ट आपका है एडवर्टाइजिंग एंड अरेंजिंग पब्लिसिटी एजेंसी फॉर पोस्ट एंड प्री इशू। फिर नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन ऑफ इशू हाउस। देखिए, अगर हम बात करते हैं इशू मैनेजमेंट की, तो प्रॉस्पेक्टस आप इशू कर लिए, हाँ वो तैयार हो गया। हाँ, कौन अंडरराइटर होंगे, कौन आपके बैंकर होंगे, हाँ कौन आप किसको आप कंपनी का रजिस्ट्रार बनाएंगे, किस तरह उसका आप विज्ञापन करेंगे, ठीक है। फिर आपका कौन सा इशू हाउस होगा, ये सारी बातें जो हैं आपके पूरा जो है इशू मैनेजमेंट के अंदर ये अंतर्गत आता है। और इसको जो है आपका जो है मर्चेंट बैंकर जो है इसकी ये बेहतर एडवाइस जो है अपने क्लाइंट या कंपनियों को देता है, ठीक है। फिर कुछ और सर्विस भी इसमें ऐड हो सकती हैं, उसको ध्यान रखिएगा, समझिए। मर्चेंट बैंकर एडवाइस देयर क्लाइंट वेदर टू गो फॉर ए फ्रेश इशू और एडिशनल इशू और बोनस इशू और ए राइट इशू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस और बोथ। हाँ, मर्चेंट बैंकर अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस देता है कि आपको फ्रेश इशू में जाना है या एडिशनल इशू में जाना है या बोनस इशू में जाना है या राइट इशू में जाना है, इक्विटी में या प्रेफरेंस या दोनों में जाना है। इस बारे में भी जो अपने क्लाइंट को वो एडवाइस देता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट आपका है आपका लोन और क्रेडिट सिंडिकेशंस। लोन और आपका क्रेडिट सिंडिकेशन, तो इसको समझिए। ये मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट लोन application for raising short term as well as long term credit from various banks and financial institutions for financing the project or meeting the working capital requirement. They also manage euro issue and help in the raising fund abroad. बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है या आपका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो हमको कैसे लोन लेना है, कहाँ से लोन लेना है, लोन के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो कैसे फिलअप करना है। मान लीजिए हमको किसी फॉरेन बैंक से हमको लोन लेना है या किसी यूरोपियन बैंक से हमको लोन लेना है, तो वहाँ पर जानती हैं जो आपके यूरोपियन बैंक हुए या जो यूरोपियन यूनियन होते हैं उन कंट्री से हमको अगर लोन वगैरह लेना है वहाँ के देशों से, तो वहाँ पर जानती है यूरो चलता है, वहाँ का करेंसी क्या है, यूरो। आप ये भी जानती हैं आपका देखा जाए जो आपके यूरो कंट्री हैं वहाँ पे 47 कंट्री हैं। हाँ, यूरोप के सारे कंट्री मिलके एक बना दिए हैं आपका। हाँ, तो उसको वहाँ करेंसी आपकी यूरो है, जिसमें 47 कंट्री शामिल हैं। तो हम मान लीजिए हमको इन कंट्री से हमको लोन लेना है, तो बट नेचुरल है कि हमको जो भी लोन मिलेगा वो डॉलर के बजाय यूरो मिलेगा। और आप जानते हैं इस समय यूरो जो है सबसे कॉस्टली पड़ता है, तो रुपये के हिसाब से कितना हमको लेना पड़ेगा, हाँ कितना हमको कैसे लेना पड़ेगा, क्या करना होगा। हाँ, ये सारी एडवाइस जो है लोन सिंडिकेशन के माध्यम से जो मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट को देता है। तो क्या क्या इसमें हो सकता है, दे आल्सो हो सकता है, समझिए। टू मोर डिटेल क्रेडिट सिंडिकेशन डज इन्वॉल्व द फॉलोइंग सर्विसेज: एस्टिमेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट और प्रोजेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कुल जो आपका प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ये आपको बिल्कुल सही एस्टिमेट करना पड़ेगा कि 10 करोड़ का उस पर कॉस्ट है कि 100 करोड़ का कॉस्ट है। और जब कॉस्ट का आपका इवेल्यूएट हो जाएगा तो हमको लोन दिलाने में मर्चेंट बैंकर को बहुत ही आसानी होती है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, हाँ वो कितना होगा, ये भी आप मर्चेंट बैंकर ही तय करेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपेयरिंग ए फाइनेंशियल प्लान टू मीट द total cost of project keeping into consideration the requirement of the promoters and
their collaborators, financial institutions, बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अंडरराइटर। ठीक है, कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो हमको किस तरह मीट करना है, उसका टोटल कॉस्ट क्या बैठेगा, ठीक है, उसका किस तरह हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कैसे आएगी। हमारे कभी कभी देखा जाए तो आरबीआई हुआ, तो आरबीआई भी क्या कहता है, वो कभी कभी पेज लगाती है कि इतना पैसा आप कहाँ कैसे लेंगे, क्या आपका प्रोजेक्ट है। तो आरबीआई जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको कैसे दूर किया जाए, तो इस बारे में जो है मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट को बहुत ही जिम्मेदारी से वो हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मेकिंग सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल बैंक और पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंसिंग। किस बैंक से आपको लोन लेना है या किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना है, ये देखिए ये बहुत ही बड़ा ये आपका फैक्टर है। तमाम बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में तमाम बैंक हैं, यहाँ आपके प्राइवेट सेक्टर में बैंक है, फॉरेन बैंक भी अपने देश में रन कर रहे हैं, या आपको अब्रॉड से लोन लेना है, तो कौन से बैंक आपको लोन देगा। उस लोन का जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप चाहें कम से कम हो, लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो, जितना आप लोन चाहे आपको मिल जाए, जो भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे कैसे भरा जाए, ये सारी जो एडवाइस जो है मर्चेंट बैंक के थ्रू अपने क्लाइंट को मिलती रहती है। ठीक है, ये बात करते हैं फिर merchant banker also help in the estimating the working capital requirement and assist the client in the negotiating for the sanction of the appropriate facilities। मान लीजिए मान लीजिए इसको अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किस से करना है, इसके बारे में क्या क्या उसको एडवाइस देना है, हाँ, तो कहाँ कहाँ कोई दिक्कत आती है, तो ये सारा जो है सजेस्ट जो है मर्चेंट बैंकर जो है अपने लोन सिंडिकेशन के रूप में अपने क्लाइंट जानते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, इवन आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, टाटा बिरला, वो भी हो सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो बड़े बड़े आपके टाटा बिरला हुए, अंबानी हुए, जो भी हुए आपके, ये सारे जो हैं कोई अपने जेब से पैसा नहीं लगाते हैं कि टाटा का आप में दिख रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट खुल गया है, वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो अपना पैसा ये नहीं लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं और इनको लोन लेने में दिलवाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ भी देखा जाए मिडिल बैंक का काम जो है वो आपका इन लोगों के लिए मर्चेंट बैंकर ही करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका बात करते हैं जो मर्चेंट बैंक का पॉइंट है वो लीज फाइनेंस। लीज फाइनेंस क्या होता है इसको समझिए। Many merchant bankers also provide leasing and financial facilities to their customers. Lease is an arrangement that provides a firm with the use and control over asset without buying and owning the same. It is a form of renting assets. Lease is a contract between the owner of the assets, lessor and user of the asset called a leaser, whereby the leaser gives the right to use the assets to the leaser over an agreed period of the time for a consideration called the lease rental। देखिए अगर हम बात करते हैं लीज फाइनेंस की तो पहले समझिए क्या होता है। जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आप देख रही हैं, जहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पे आप बड़े बड़े जो पॉश इलाके में बैंक खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री खुली हुई हैं, तो ये उनकी ज़मीन नहीं होती है, वो आपके लीज पे ही लेते हैं। लीज जो होता है मिनिमम 20 साल का होता है और जो मैक्सिमम 99 ईयर्स के होते हैं। तो जो जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जिनकी ज़मीन होती है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर को या बैंक वगैरह को लीज पे वो ज़मीन दे देते हैं कि 20 साल के लिए लीज पे है, हाँ, और उसके बाद इतना हम आपसे किराया लेंगे और साथ में इतना आपसे हम फिक्स डिपॉजिट लेंगे। और जब पीरियड जब वो टाइम पूरा होता है तो लीज जो है देखा जाए वो ख़त्म हो जाता है, और चाहे तो वो फिर वो उस लीज को कंटिन्यू कर सकते थे। तो ये एक देखा जाए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हाँ, और ये आपका लिखित एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी का, हाँ, कि हम आपको अपनी ज़मीन जो है इतने साल के लिए दे रहे हैं, हाँ, इतना किराया है, वह इतना डिपॉजिट करेंगे, जब वो टाइम बीत जाएगा तो हम कंटिन्यू करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी नियम कानून है वो आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि मान लिया आपने कोई ज़मीन देखा, बड़ी सी ज़मीन है, हाँ, उस पर आपको पूरा ये
ये बिल्डिंग डेवलप करनी है या बैंक बनाना है, तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? हमको चाहिए 100 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए। तो जो पूंजी का प्रबंध जो कर वो कौन कराता है? वो आपका मर्चेंट बैंकर कराता है। तो इसको बोलते हैं, तो लीज फाइनेंस के द्वारा भी लोग जो मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट को वो फाइनेंस जो वो उपलब्ध कराता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वेंचर कैपिटल। हाँ, इसको हम नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ हम क्योंकि आपका देखा जाए ये लेक्चर थोड़ा सा ओवर हो रहा है, आप पर इसको समझिएगा। जो भी आपको दिक्कत आएगी इसको हम आप हमसे क्वेश्चन करिएगा, आपको तुरंत हम जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर जो है आपको 3-4 घंटे में आपको सुनने को मिल जाए। जो हमारा जो अगले लेक्चर में जो हमारा मर्चेंट बैंकर का फंक्शन का पॉइंट होगा वो आपका होगा वेंचर कैपिटल। फिर उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट है, फिर आपका एक लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन है वो आपका सप्लाई सर्विस। यानी 3 फंक्शन जो है वो आपका और बचा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर देंगे।